Okay. So, hello everyone. Today I am going to deal with the hypertension. So, ये जो टॉपिक है ये है चैप्टर नंबर 32 असेसमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विद हाइपरटेंशन। ये मैंने बुक ली है ब्रूनर सिद्धार्थ, ठीक है। सो हम हाइपरटेंशन पढ़ने से पहले हम बीपी के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। सो BP is the product of cardiac output, okay, and it is multiplied by this peripheral resistance. So cardiac output क्या है? It is the output of heart rate that multiply with the stroke volume. Okay, तो simple language में cardiac output क्या होता है कि amount of blood is pumped out while left ventricle in 1 minute. Okay, सो ये था हमारा कार्डिक आउटपुट और बीपी का डेफिनेशन। इन नॉर्मल सर्कुलेशन क्या है? प्रेशर इज एक्सर्टेड बाय ब्लड फ्लो। कहाँ पे हो रहा है प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है? कैसे ब्लड फ्लो कर रहा है? कहाँ कहाँ? एक तो हार्ट में एक ब्लड वेसल। तो यहाँ पे ब्लड फ्लो होने पे जो रेजिस्टेंस बनती है, जो भी प्रेशर बनता है वो एक नॉर्मल सर्कुलेशन में होता है, ठीक है। प्रेशर इज एक्सर्टेड बाय दिस, ठीक है। High blood pressure is known as hypertension, and it can result from the change in cardiac output। मतलब हाइपरटेंशन क्यों हो रहा है? कार्डिक आउटपुट चेंज हो रही होगी या पेरिफेरल रेजिस्टेंस चेंज हो रही होगी, इन दोनों में ही चेंज आ रहा है, क्योंकि ये क्या है? बीपी क्या है? कार्डिक आउटपुट और पेरिफेरल रेजिस्टेंस की मल्टीप्लिकेशन का प्रोडक्ट है। सो ये था द मेडिकेशन यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट of hypertension are decrease the peripheral resistance, blood flow, and strengthen the myocardic contraction and their rate. Okay, तो ये था बीपी के बारे में। अब पढ़ेंगे हम हाइपरटेंशन। सो हाइपरटेंशन इज सिस्टोलिक बीपी इज ग्रेटर देन, मैं हाईलाइटर ही लिख लेती हूँ, वो बेटर है। Hypertension is a systolic pressure that is greater than to 140 mmHg, and diastolic pressure is greater than to 90 mmHg. Over a situation, over a sustained period, based on average of 2 or more pp measurement taken in 2 or more contact with the healthcare provider after initial screening। तो यहाँ पे यही कह रहा है कि अगर किसी पेशेंट की इनिशियल स्क्रीनिंग कर रहे हैं बीपी हाइपरटेंशन को फाइंड आउट करने के लिए, तो हम एक ही मेजरमेंट पर उसको हाइपरटेंसिव नहीं बोल देंगे। तो हमें क्या करना है? उसकी दो तीन से ज़्यादा स्क्रीनिंग करनी है, तब हमें पता चलेगा कि हाँ हाइपरटेंसिव है या नहीं है, ठीक है। सो the classification shows that direct relation between the risk of mortality and mobility from hypertension, ठीक है। तो जो हमारा यही क्लासिफाई करेंगे कि क्या है, कितना रिस्क है, तो वही हमें बताएगा कितना मॉर्टिलिटी और मोबिलिटी है हाइपरटेंशन से। एंड द लेवल ऑफ systolic and diastolic pressure also determine the mobility and mortality। एंड क्या है यहाँ पे? हायर, अगर ये तो हमें ऑब्वियसली पता है, हायर सिस्टोलिक डायस्टोलिक प्रेशर हुआ तो ग्रेटर रिस्क होगा उसकी वर्सन कंडीशन के लिए। तो हमने यहाँ पे हाइपरटेंशन को 3 स्टेजेस में डिवाइड किया है, जैसे कि हम कैंसर पेशेंट के लिए स्टेजेस बनाई हैं वैसे ही यहाँ पे की है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे क्या था? ओके, तो यहाँ क्या है? इवन इन द नॉर्मल BP, in case of normotensive patient, we have 3 level of blood pressure। कौन कौन से? ऑप्टिमम, नॉर्मल एंड हाई नॉर्मल, ठीक है। were classified specifies to emphasize that the lower BP have low risk of हार्ट वो हाइपरटेंशन, ठीक है।
सो यहाँ पे मैं एक आपको टेबल दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे एक टेबल है, तो ये क्या है, और ये जो 3 क्लासिफिकेशन है ये बता रही है नॉर्मोटेंसिफिकेशन। तो यहाँ पे लिखा है इफ बीपी दैट सिस्टोलिक प्रेशर इज लेस देन 120, ओके 120, लेस देन 120 एंड diastolic is greater than लेस देन 80। तो ये एक ऑप्टिमम रेंज है। नॉर्मल में 130 टू लेस देन 130 एंड लेस देन 180। तो ये आपको टेबल याद रखना है। ये तो याद ही रहेगा कि हाँ 140 तक ही हमारा एक नॉर्मोटेंसिव का बीपी मानते हैं। एंड हाइपरटेंशन की जो हमने 3 स्टेजेस बताए तो वो है ये, ठीक है। रुक जाओ, मैं इसको दूसरा ही, तो ये है ये स्टेज 1 जो है 140 टू 159 सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक 99। स्टेज 2 है 160 170 डायस्टोलिक 100 टू 19। और थर्ड स्टेज जो है सबसे ज़्यादा रिस्क है जिसमें वो है ग्रेटर देन और इक्वल टू 180 सिस्टोलिक एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 110 डायस्टोलिक, ओके। और यहाँ पे है क्या, अब हम पढ़ेंगे हाइपरटेंशन जो यहाँ पे लिखा है कि कितने टाइप के हैं, मतलब हमने उसको क्लासिफाई किया है 2 में, एक तो प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी हाइपरटेंशन, ओके। तो प्राइमरी में मेन आपको याद रखने की बात, ये तो यहाँ पे उन्होंने जो डाटा लिखा है वो यूएसए से रिलेटेड है। हमें क्या याद रखना है कि जो प्राइमरी हाइपरटेंसिव है वो क्या चीज़ है। तो यहाँ पे बुक के हिसाब में बोला गया कि अबाउट 5 to 10% of the people have primary hypertension due to the narrowing of renal artery, ओके। एक ये रीज़न है। दूसरा है renal parenchymal disease and hyperaldosteronism, ठीक है, दैट इज मीन्स मिनरलोकॉर्टिकॉइड हाइपरटेंशन, इनका जो लेवल है वो इंक्रीज हो चुका है ब्लड में। एंड सर्टेन मेडिकेशन इन केस ऑफ प्रेगनेंसी एंड एरोटा में कोई प्रॉब्लम है, को एरिकेशन ऑफ एरोटा, तो ये सब कंडीशन जो क्या कर रही है प्राइमरी हाइपरटेंशन। तो अब हम पढ़ेंगे सेकेंडरी में। सेकेंडरी मीन्स इट इज़ अ टर्म यूज टू signify high blood pressure from and identify the cause, okay। the hypertension को हम और भी कहते हैं साइलेंट किलर, ठीक है, क्योंकि many of the people who have free from symptom, मतलब उनको कोई सिम्टम नहीं है, तो हम इसको साइलेंट किलर भी कहते हैं। याद रखना है, साइलेंट किलर इज द हाइपरटेंशन। तो ये सेकेंडरी हाइपरटेंशन का क्या मीनिंग है, इज अ टर्म यूज्ड टू सिग्निफाई हाई ब्लड प्रेशर फॉर एन आइडेंटिफाइड केस, ठीक है। ठीक है, मैंने आपको हाइपरटेंशन का दूसरा भी बता दिया कि क्वेश्चन आ सकता है साइलेंट किलर विच इज साइलेंट का, तो ये हमें नॉर्मल हाइपरटेंशन है क्योंकि इसमें सिम्टम नहीं आते। आगे ये है ऑन वंस आइडेंटिफाइड elevator BP should be monitored at regular interval because hypertension is a lifelong condition, ठीक है। सो हाइपरटेंशन अगर पता लग गया है कि एलिवेटर, तो हमें ये मेजर इन रेगुलर इंटरवल में इसको हमें मेजर करते रहना है और प्रिकॉशन लेना है। हाइपरटेंशन इज ऑफ्टन accompanies risk factor for arteriosclerosis, ओके। आर्थ्रोस्क्लेरोटिक हार्ट डिजीज, मतलब कि हाइपरटेंशन क्या कर सकता है। आर्थ्रोस्क्लेरोटिक हार्ट डिजीज दैट इज कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन हो सकता है, एंड सच एज डिसलिपिडीमिया मीन्स एबनॉर्मल ब्लड में क्या है फैट्स का अमाउंट, एंड डायबिटिक मेलाइटस भी हो सकता है। इंसिडेंस ऑफ हाइपरटेंशन इज हायर in southeastern
in United States, particularly in the African American. ओके, तो ये तो डाटा है। आगे इन्होंने लिखा है कि सिगरेट स्मोकिंग कैन नॉट काज द हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है, नहीं करता है। However, if a person with hypertension smoke, his or her risk dying from heart disease or related disorder increases significantly। मतलब अगर किसी पेशेंट को हाइपरटेंशन है तो उससे क्या होगा कि और वर्सन हो सकता है। वैसे रिस्क मतलब एक नॉर्मल पेशेंट अगर स्मोकिंग करे तो उसका बीपी, उसको हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम नहीं होगा, इतना ऐसा लिखा है बुक में, नहीं होगा एक नॉर्मल पेशेंट, पर उसको लंग का प्रॉब्लम तो होगा ही, लंग तो उसके खराब होंगे। यहाँ पे हाइपरटेंशन की बात हुई तो इसका डज नॉट कॉज हाइपरटेंशन। हाउएवर इफ अ पर्सन विद हाइपरटेंशन स्मोकर, ठीक है, हाइपरटेंशन स्मोकर है, ही हिज और हर risk is dying from heart disease or related disorder and related disorder increased significantly, दूसरे disorder increase करेंगे। Higher blood pressure can viewed in three ways. One as a sign, as a risk factor for atherosclerotic aortic vascular disease or a disease, ठीक है। तो ये थ्री वेज हैं टू व्यू द हाई ब्लड प्रेशर। डेफिनेशन जो आपको पता होनी चाहिए कि सेकेंडरी हाइपरटेंशन इज ब्लड प्रेशर फ्रॉम आइडेंटिफाइड काउज सच एज रीनल डिसीज, मतलब कि सेकेंडरी है। सेकेंडरी हाइपरटेंशन क्या है? फ्रॉम एन आइडेंटिफाइड काउज, जैसे कि सेकेंडरी मीनिंग कि हार्ट के अलावा कहीं और से हो रहा है, उसको कहेंगे। Rebound hypertension, pressure that is uncontrolled with therapy, and that become uncontrolled with this continuation of the therapy, ठीक है। या तो बीपी जो हमारा अनकंट्रोल्ड हो गया है अगर हम थेरेपी नहीं ले रहे हैं, रिबाउंड मतलब उसको मतलब थेरेपी ले रहे हैं जैसे प्रेशर को कंट्रोल करने की, तब तो ठीक है। अगर जैसे एंड थेरेपी हटाई तो मतलब बीपी रिबाउंड हो तो उसको कहेंगे रिबाउंड। प्राइमरी इज आल्सो एसेंशियल हाइपरटेंशन डिनोटेड हाई ब्लड प्रेशर इज अनआइडेंटिफाइड कॉज। ओके, तो ये जो है यहाँ पे आपको माइंड में रखना है कि प्राइमरी इज अनआइडेंटिफाइड कॉज से होगा। ओके, प्राइमरी बीपी जो है अनआइडेंटिफाइड कॉज का है, और ये जो है सेकेंडरी इज आइडेंटिफाइड कॉज सच एज रीनल की वजह से हुआ है, ठीक है। कि हमें पता है कि रीनल में क्या है कि ब्लॉकेज हो गया, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रॉपर नहीं हो रहा, फिल्ट्रेट नहीं कर रहा, वहीं पे ही हमारा ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा है, ठीक है। तो वहीं से क्या है बीपी बढ़ रहा है, तो वो क्या सेकेंडरी बन चुका है। और इसका अनआइडेंटिफाइड कौन सा कि प्राइमरी किस कारण से, जैसे यहाँ पे लिखा था ना कि इट इज एन अनआइडेंटिफाइड इन 90 to 95% persons in a population, or about 5 to 10% have मतलब कि कंडीशन सच एज नैरोइंग ऑफ रीनल आर्टरी, ये जो है, ठीक है। ये था मोनोथेरेपी मीन्स मेडिकेशन थेरेपी विच विद अ सिंगल मेडिकेशन। मोनोथेरेपी, मोनो मतलब सिंगल मेडिकेशन का यूज़ हो रहा है, ठीक है। Hypertensive urgency is a situation in which the blood pressure must be lowered within the few hours or to prevent the damage to target organ, ठीक है। अर्जेंसी मतलब कि अर्जेंसी हुआ एकदम से, इन अ फ्यू आवर्स, ठीक है, इन फ्यू आवर्स में ही हमने बीपी को कंट्रोल कर दिया टू प्रिवेंट द डैमेज ऑफ द टारगेट ऑर्गन। तो ये है अर्जेंसी, उसको कहेंगे अर्जेंसी। अर्जेंसी और इसमें आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। इमरजेंसी में इज अ सिचुएशन इन विच ब्लड प्रेशर मस्ट बी लोअर इमीडिएटली टू प्रिवेंट, इमीडिएटली इमरजेंसी है ना, इमरजेंसी कंडीशन आर द इमीडिएट और लोअर द ब्लड प्रेशर इन इमीडिएटली, ठीक है, टू प्रिवेंट द टारगेट ऑर्गन। तो ये दोनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि क्या डिफरेंस है। आगे है डिसलिपिडीमिया, जो हमने पढ़ ही लिया है कि ये क्या है, लिपिडीमिया
लिपिड इन द ब्लड एंड दिस मतलब मे बी डिक्रीज और इंक्रीज, ठीक है। तो हायर एंड लोअर ब्लड इन दी लिपिड इन दी ब्लड, ठीक है, एबनॉर्मल। तो ये जो है जितने भी टर्म्स हैं ये आपको पता होने चाहिए, ये तो हमारे काम का नहीं है, ओके। तो ये आगे हम पढ़ेंगे। हाँ, ए एज a sign a nurse and other healthcare professionals use blood pressure to monitor the patient uh, patient clinical status. So in elevator ये मतलब ये हमारा काम है कि क्या मॉनिटर करना पेशेंट का बीपी, ठीक है। Elevated blood pressure indicate an excessive dose of vasoconstrictive medication or other problems। मतलब एक ही जैसे रंग का हो गया। ये कह रहे हैं कि एलिवेटर प्रेशर में इंडिकेट एंड एक्सेसिव डोज किसका हो गया है, वैसोकंस्ट्रिक्टिव मेडिकेशन हो गया या उसमें कोई अदर प्रॉब्लम हो चुका है जब हम रेगुलर बीपी को मॉनिटर कर रहे हैं। एज अ रिस्क फैक्टर हाइपरटेंशन कंट्रीब्यूट टू द रेट एट विच आर्थरोस्क्लेरोसिस प्लेग कंप्लीट विद द आर्टरियल वॉल, ठीक है। मतलब कि यहाँ एक अलग है, हाइपरटेंशन क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है, किस चीज़ का रेट इंक्रीज कर रहा है, आर्थरोस्क्लेरोसिस प्लेग का, ठीक है। एज अ डिसीज हाइपरटेंशन इज अ मेजर कंट्रीब्यूटर टू द डेथ फॉर किसके लिए, कार्डिक डेथ, रीनल एंड पेरिफेरल रेजिस्टेंस का होना क्या कर रहा है, मैं इस लाइन की मीनिंग समझाती हूँ। एज अ डिसीज हाइपरटेंशन इज अ मेजर कंट्रीब्यूशन टू डेथ, मतलब हाइपरटेंशन क्या कर रहा है, डेथ फ्रॉम कार्डिक, रीनल एंड पेरिफेरल डिसीज। हाइपरटेंशन से डेथ हो रही है, उसके रीज़न क्या है, कार्डिक तो हार्ट का रहे हो में कोई प्रॉब्लम है, रीनल में, पेरिफेरल रेजिस्टेंस में, ठीक है, ये सब बीपी इंक्रीज कर रहे हैं। प्रोलॉन्ग बीपी एलिवेशन eventually damage the blood vessels throughout the body, particularly in target organs such as हार्ट को कर देगा किडनी और ब्रेन और आइज को, ठीक है। तो टारगेट ऑर्गन आर डैमेज होती हैं इससे। द यूजुअल कंसिक्वेंस ऑफ द प्रोलॉन्ग अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंसिव, द यूजुअल consequence of prolonged uncontrolled hypertension are myocardic infarction होता है इससे, और हार्ट फेलर भी होते हैं, ये सारे डिसीज कंडीशन है, आगे पढ़ेंगे। हार्ट फेलर, ओके, व्हाट इज दिस हैपनिंग यार, हार्ट फेलर, रीनल फेलर और स्ट्रोक होगा, ठीक है, जो ब्रेन स्ट्रोक है, कोई भी स्ट्रोक होते हैं, ठीक है। इम्पेयर वेसल्स, क्योंकि ये क्या करता है, प्रोलॉन्ग बीपी क्या कर रहा है, टारगेट ऑर्गन के ब्लड वेसल्स को क्या कर रहा है, डैमेज कर रहा है। तो टारगेट ऑर्गन क्या है, हार्ट है, तो हार्ट फेलियर होगा, एमआई होगा, किडनी का वेसल्स को खराब कर रहा है तो रीनल स्ट्रोक होगा, ब्रेन की वेसल तो स्ट्रोक होगा, ठीक है, रीनल फेलियर स्ट्रोक होगा, आइज को तो इम्पेयर्ड विजन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इफ द लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट मे बिकम एनलार्ज्ड, ठीक है, अगर हाइपरटेंसिव है, ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा हो चुका है, ठीक है, एनलार्ज हो गया, इसको कहते हैं दूसरा इसका टर्म होता है जो आपको याद रखना है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, ओके, लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी, लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी इज द एनलार्जमेंट ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल, एज मतलब कि एनलार्जमेंट ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल it work to pump blood again the against a elevated pressure, मतलब it work to pump the blood against, मतलब क्यों इंक्रीज किया, क्योंकि बीपी इंक्रीज है और ब्लड को बाहर लेके जाना है, ठीक है। एज द लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट में एलिवेटेड एज इट वर्क्स टू, इसका काम क्या, टू वर्क्स टू अगेंस्ट पम्प आउट द ब्लड अगेंस्ट द एलिवेटेड प्रेशर, ओके, समझ में आया ये। एंड echocardiograph जो is a recommended method to determine the whether
हाइपरट्रॉफी हुआ है या नहीं, ठीक है। क्योंकि इकोकार्डियोग्राफ में क्या है कि हम जो हमारा ऑर्गन है उसकी साइज को डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी हो चुकी है, मतलब इतना इतना ज़्यादा फर्क पड़ा है हार्ट पर कि हार्ट के वेंट्रिकल को भी इलाज करना पड़ा कि बीपी बढ़ चुका है, ठीक है। अच्छे से बॉल हार्ट पंप नहीं हो रहा था तो वेंट्रिकल इंक्रीज हो गया। अब हम पढ़ेंगे पैथोफिजियोलॉजी। सो although the precious cause of for most cases of hypertension cannot be identified, मतलब हाइपरटेंशन का हमें कॉज अब तक पता नहीं है क्या है मोस्ट ऑफ केसेस। इट इज़ अंडरस्टूड दैट हाइपरटेंशन इज अ मल्टीफ्रैक्शनल कंडीशन। हाइपरटेंशन क्या है? एक मल्टीफ्रैक्शनल कंडीशन है, याद रखनी है। बिकॉज हाइपरटेंशन is a sign, it is most likely have many causes such as fever has may occur, इसमें फीवर होगा, may occur, hypertension to occur there must be change in one or more factor affecting the peripheral resistance cardiac output, ठीक है। इन दोनों में किसी न किसी के बीच में चेंज होगा, क्योंकि आपको पता है कि ये क्या है, मल्टीप्लिकेशन है ना। तो इन्हें तभी बोल रहे हैं कि इन दोनों के चेंज होगा, इन दोनों में कौन से फैक्टर, लाइक पेरिफेरल रेजिस्टेंस होगी में चेंज आ सकता है, या कार्डिक आउटपुट, ये दोनों में ही आएगा, ठीक है। ये भी हो सकता है। सम ऑफ दिस फैक्टर्स आउटलाइन दी कहाँ पे है, कहाँ पे है, 30 फिगरिंग जो हमने पढ़ चुके हैं कि क्या क्या है, ओके। कार्डिक आउटपुट इन एडिशन देयर मस्ट also be a problem with the normal symptom that monitor or regular the pressure, ठीक है। सो इन एडिशन क्या क्या और हो सकता है, देयर मस्ट also be a problem with the control of symptom, जैसे सिस्टम कंट्रोल जो सिस्टम कर रहा है, जैसे कि हार्मोन हो गया, दैट मॉनिटर एंड रेगुलर द प्रेशर, ठीक है, वहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम हो सकता है। सिंगल जीन म्यूटेशन भी हो सकता है, have been identified in a few rare hypertensive, ये मतलब few है और rare भी है in hypertension, but most type of hypertension high blood pressure are thought to be polygenic means mutation in more than one gene, ठीक है। तो क्या सिंगल जो जीन म्यूटेशन है वो कुछ में ही, फ्यूअर में ही पाया जाता है, होता है, बट म्यूटेशन इन मोर देन वन जीन, ये बहुत से केसेस में हुआ, ठीक है। सेवरल hypotheses about the pathophysiology based on the elevation of the BP are associated with the concept of hypertension as a multifractional condition, and given the overlap among the hypotheses, it is likely that accepted of the all of them will eventually prove correctly, मतलब जितने भी hypothesis आए हैं वो करेक्ट हुए हैं। hypertension may be caused by one or more following, जो हम पढ़ेंगे। वन है increase sympathetic nervous system activity related to the dysfunction of the, ठीक है, कौन से dysfunction of the autonomic nervous system, ठीक है। तो क्या हुआ, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी इंक्रीज हो गई है, जो क्या कर रहा है, हमारा बीपी इंक्रीज करता है, हार्ट रेट इंक्रीज करता है, ठीक है। दूसरा फैक्टर, इंक्रीज रीनल रीअब्सॉर्प्शन ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड वाटर रिलेटेड टू जेनेटिक वेरिएशन इन द पाथवे बाय विच द किडनी हैंडलर सोडियम, ठीक है। तो मतलब कि इन चीज़ों की रिअब्सॉर्प्शन बढ़ जाएगी तो ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम,
जिसको हम साज सिस्टम कहते हैं, ठीक है, उसकी एक्टिविटी बढ़ गई, दैट रिजल्टिंग इन एक्सपेंशन ऑफ एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड एंड इंक्रीज सिस्टमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस। जो सार है वो क्या करता है, कंस्ट्रक्शन में भी हेल्प करता है, और दूसरा एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड भी इंक्रीज करता है ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर, ठीक है। डिक्रीज वेसो डायलेशन, तो तीसरा जो पॉइंट, फोर्थ जो पॉइंट है हमारा, वेसो डायलेशन डिक्रीज हो जाएगी, ओके, आर्टरीवल्स की, एंड दैट इज रिलेटेड टू डिसफंक्शनिंग ऑफ द वेस्कुलर एपिथेलियम, ठीक है, वे एपिथेलियम की डिसफंक्शन हो सकता है, मे बी जो उसके उसके ऊपर जो एक्ट करते हैं, जैसे नाइट्रिक ऑक्साइड एक्ट करता है, वो चीज़ें जो उसको डायलेट कर रही है, नाइट्रिक ऑक्साइड हो गया, एक्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, उनकी वजह से डायलेशन नहीं हो पा रहा है, तो कंस्ट्रक्शन होगा तो बीपी इंक्रीज करेगा, ठीक है। आगे है रेजिस्टेंस इन द इंसुलिन एक्शन विच मे कॉमन फैक्टर लाइक हाइपरटेंसिव, टाइप 2 डायबिटिक मेलाइटिस, हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा, और इन ओबेसिटी एंड ग्लूकोज इंटॉलरेंस। सो यहाँ पे स्लाइड ये इम्पॉर्टेंट है कि क्या हो रहा है कि हाइपरटेंशन क्यों हो रही है, रेजिस्टेंस हो गया है इंसुलिन का एक्शन, इंसुलिन काम नहीं कर रहा है, इंसुलिन काम नहीं करेगा तो क्या होगा, कॉमन फैक्टर लिंक करें, लिंकिंग हाइपरटेंशन को बढ़ाएंगे, ठीक है। ग्लूकोज नहीं हो रहा है ना डाइजेस्ट, तो डायबिटिक मेलाइटिस होगी, हाइपरग्लाइसीमिया, वो तो ग्लूकोज ही है ना, मतलब ग्लूकोज है ही नहीं तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल होगा, ओबेसिटी होगी, ठीक है, एक्सेसिव वेट हो जाएगा, और ग्लूकोज इंटॉलरेंस ही होगा ना, मतलब इंसुलिन अपना काम ही नहीं कर, तो इंटॉलरेंस हो गया ग्लूकोज को, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे जीरोंटोलॉजिकल कंसिडरेशन, ठीक है, क्या है इसमें, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन चेंज इन द हार्ट एंड ब्लड वेसल कंट्रीब्यूट इन द इंक्रीज इन द बीपी दैट अकर विद द एज, मतलब जो भी ये हो रहा है, स्ट्रक्चर में चेंज आ रहा है हार्ट और ब्लड वेसल का, वो है वो क्या है, एक एज की वजह से भी है, increase in the BP that occur with the age. The change include accumulation of atherosclerotic plaque, फैट का डिपोजिशन होना ब्लड वेसल में, फ्रेगमेंटेशन ऑफ आर्ट्रियल इलास्टिन, मतलब ये इलास्टिसिटी डिक्रीज हो गई है, इंक्रीज कोलेजन डिपोजिशन, मतलब ब्लड वेसल हार्ड हो गई है, ये क्या है, जितने फैक्टर हैं, कंसिडरेशन क्या है, जीरोनोटोलॉजिकल कंसिडरेशन, ठीक है। अगला क्या है, इम्पेयर्ड क्या है हमारी वेसोडाइलेशन, द रिजल्ट ऑफ दिस चेंज इज डिक्रीज इन इलास्टिसिटी ऑफ द ब्लड वेसल, सबका रिजल्ट क्या है, हमारी इलास्टिसिटी को डिक्रीज नहीं करना, ओके। Consequently, the aorta and the large artery are less able to accommodate the volume of the blood pump out by the heart, तो उनका इलास्टिसिटी कम हो गई, कॉन्ट्रैक्शन कम हो गया, तो वो अच्छे से ब्लड को पंप अप नहीं कर पा रही है, ठीक है, बाय द हार्ट, सो ठीक है, एंड द एनर्जी दैट would have stretched the vessels instead elevated in a सिस्टोलिक प्रेशर, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या हमारा सिस्टोलिक प्रेशर को बढ़ा रही हैं। आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन इज मोर, मतलब सिर्फ आइसोलेटेड मतलब अकेला सिस्टोलिक प्रेशर का ही बढ़ना एक बहुत कॉमन है एडल्ट पेशेंट, क्योंकि अब आपको पता ही है कि एडल्ट जो ओल्डर पेशेंट है उनकी इलास्टिसिटी डिक्रीज हो जाती है, तो उनके बीपी का इंक्रीज होने का कारण क्या है, ओनली इलास्टिसिटी का डिक्रीज होना। आगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, तो यहाँ पे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है,
फिजिकल, हम मतलब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन का मीनिंग ये होता है कि साइन एंड सिम्टम्स ऑन फिजिकल एग्जामिनेशन में रिव्यू नो abnormality एंड अदर देन द हायर ब्लड प्रेशर। हमें एग्जामिनेशन पे पता चलता है कि उसका बीपी ही इंक्रीज से कुछ और कुछ पता नहीं चलता। ओकेजनली रेटिनल चेंज सच एज हेमोरेज, एक्सुडेट और arteriolar narrowing, कॉटन बॉल स्पॉट, ठीक है, कॉटन बॉल स्पॉट आर अक्कर। तो ऑन एग्जामिनेशन और ओकेजनली जैसे कोई पेशेंट आता है ओकेजनली तो वो क्या क्या कंडीशन मतलब हम पता चलता है उसके बाद आगे आगे फर्दर एग्जामिनेशन। ठीक है, मैं यह करूँगा। कॉटन बॉल स्पॉट है स्मॉल फ्रैक्शन, ठीक है, थोड़ा सा फ्रैक्शन होगा उसमें। इन सीवियर हाइपरटेंशन पेपिलोडेमा मीन्स की स्वेलिंग ऑफ ऑप्टिक डिस्क होगा, मे बी सीन। ये भी आपको पता होना चाहिए कि हाइपरटेंशन में पेपिलोडेमा होता है, ठीक है। और ये साइन भी होते हैं कॉटन बॉल स्पॉट। People with hypertension can is asymptomatic and remain so for many years। मतलब हाइपरटेंशन पेशेंट क्या भी हो सकता है, एसिम्टोमेटिक भी हो सकता है for many years। However, when the specific sign and symptom appear, they usually indicate vascular damage। जब कोई फिजिकल साइन एंड सिम्टम अपीयर होगा तो कब होगा, जब उसकी वेस्कुलर डैमेज हो चुकी होगी, indicates as vascular damage with a specific manifestation related to a organ served by the involved vessels। मतलब किसी स्पेसिफिक ऑर्गन, जैसे रीनल प्रॉब्लम है उसको, रेटिनल प्रॉब्लम है, रेटिना में कोई आइज में प्रॉब्लम आ चुकी है, ओके, या ब्रेन में कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो हम कहेंगे कि वहाँ का वेसल्स का डैमेज या वहाँ के वेसल्स, टारगेट ऑर्गन के वेसल्स सर्व कर रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं, ओके। कोरोनरी आर्टरी, जो ये डिसीज़ है कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ विद एंजाइना, कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ विद एंजाइना या मायोकार्डियल इन्फेक्शन इज़ अ कॉमन consequence ऑफ हाइपरटेंशन, ठीक है। तो MI और एंजाइना का कॉमन कल्प्रिट क्या है, हाइपरटेंशन। इफ लेफ्ट वेंट्रिक हाइपरट्रॉफी हो रहा है अगर इन द रिस्पॉन्स टू द इंक्रीज वर्कलोड ऑन द वेंट्रिकल, तो वर्कलोड ही बढ़ा ना, तो मैं तो उसका साइज बढ़ाया। एंड इट एंड एज इट्स कॉन्ट्रैक्ट अगेंस्ट हाई सिस्टम ब्लड प्रेशर, ठीक है। व्हेन हार्ट डैमेज इज एक्सटेंसिव, हार्ट फेलियर एंश्योर्स, मतलब कि जब हार्ट पूरा डैमेज हो चुका है तो कहीं हार्ट फेलियर हो चुका है। पैथोलॉजी चेंज in the kidney, just like indication or increase in blood urine nitrogen creatine का amount में मैनिफेस्ट एज ए नॉक्चूरिया, मतलब उसको रात को यूरिन पास हो रहा है। और इसका ये रीज़न है कि रात को यूरिन इसलिए पास हो रहा है, उस टाइम हमारी थोड़ी मसल्स रिलैक्स होती है, तो पूरा बॉडी का जो फ्लूइड है वो सेंट्रली आता है, तो ये पेरिफेरल कॉन्ट्रैक्शन कम होगा तब तो जाएगा ना, तब हमारा किडनी थोड़ा काम करेगी और उस टाइम पे हमें यूरिन का फॉर्मेशन होगा और इसलिए नॉक्चूरिया होता है, ओके। नेक्स्ट है सेरेब्रोवैस्कुलर इन्वॉल्वमेंट में लीड टू, जो हमारे सेरेब्रल की ब्रेन की वेसल्स हैं, सेरेब्रोवैस्कुलर इन्वॉल्वमेंट हुआ है तो ये लीड क्या कर रहा है, स्ट्रोक, ट्रांशिएंट इस्केमिक स्ट्रोक, जो हम अगले यूनिट्स में पढ़ेंगे है, इसी में ही है ये सब कंडीशन होती है, ओके। उसको टीआई होगा, मैनिफेस्टेटेड हुआ है अल्टरनेशन विजन स्पीच, मतलब उसको बोलने में उसकी स्पीच सही नहीं होगी, विजन सही नहीं होगा। डिजीनेस, वीकनेस,
एंड सडन फॉल का प्रॉब्लम होगा, टेम्परेरी पैरालिसिस हो जाएगा एक साइड का, और वन साइड, इसको हम कहते हैं हीमोप्लेजिया। सेरिबुलर इन्फेक्शन जो है काउंट फॉर मोस्ट ऑफ स्ट्रोक एंड टीआई इन द पेशेंट विद हाइपरटेंशन। मतलब सेरिबुलर इन्फेक्शन हो जाना मोस्ट कॉमन है, मोस्टली होता है, मोस्ट काउंट फॉर, ठीक है। असेसमेंट में हम क्या क्या देखेंगे, असेसमेंट एंड डायग्नोसिस में, ठीक है। और ए थॉट हेल्थ हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन नेसेसरी, रेटिनल एग्जामिनेशन करना है, लेबोरेटरी स्टडीज परफॉर्म टू असेस द पॉसिबल टारगेट ऑर्गन डैमेज, ठीक है। लैब डायग्नोसिस देखें, कोई चीज़ तो बड़ा तो नहीं है, लिपिड का इंक्रीजमेंट है, केरेटिन तो नहीं है, BUN का इंक्रीजमेंट तो नहीं है, सब देखेंगे। एंड रूटीन लेबोरेटरी टेस्ट इन्वॉल्व यूरिन एंड जिसमें मैं बोल रही हूँ ब्लड केमिस्ट्री, जिसमें एनालाइज सोडियम, पोटेशियम, केरेटिन एंड फास्टिंग ग्लूकोज एंड टोटल एंड हाई डेंसिटी प्रोटीन, जो हमारा HDL है या कोलेस्ट्रॉल लेवल, एंड दे 12th लीड जो ECG करेंगे आप, 12th लीड ECG जो बताएगा प्रोलॉन्गेशन किसी पार्ट का, किसी भी सेगमेंट का। आगे है लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपोट्रोफी, जो हमें पता चल गई इकोकार्डियोग्राफ से, बाय इकोकार्डियोग्राफ। रीनल डैमेज में भी suggested by elevated in the urine blood urinary nitrogen, ठीक। तो रीनल डैमेज, रीनल किडनी का डैमेज हमें से पता चलेगा। और दूसरा रेटिना लेवल और माइक्रो एल्ब्यूमिन या उसमें मैक्रो एल्ब्यूमिन, तो ये तो नहीं है, ये भी हमें बताएगा क्योंकि हमारा रीनल डैमेज तो नहीं है। एडिशनल स्टडी सच एज केरेटिन क्लियरेंस, एक मिनट, such as keratin clearance, renin level, urine test, and 24-hour protein may be performed. Okay. A risk factor assessment as advocated by that जो JNU से कुछ है इनका, जो इनके level 2 के, it's not in our part, is needed to clarify and guideline treatment of hypertension of risk for cardiovascular damage. Risk factor of cardiovascular problem related to hypertension is presented in जो हमारा चैप्टर में टेबल 32.3 में क्या है, वो यहाँ पे 32.3 कहाँ पे है ये टेबल, ओके टेबल, 1 second, where is this table, 3.4 30, where is the table, okay, I think this is the figure, this is the table that is not showing right now. It's wrong. So I will continue this in the next video, okay.